फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं और आज हम जानेंगे भारत की न्यायपालिका के बारे में। शासन के जो दो अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, वो ठीक तरह से काम करें, वो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें और व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना करें। ये सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो व्यक्ति को या नागरिकों को दिए गए अधिकार का कोई मोल नहीं, कोई महत्व नहीं, क्योंकि जब हम जिनकी शिकायत, सरकार के किसी कार्यों की शिकायत करने वहाँ जाएंगे और वो पहले से ही प्रभावित है, सरकार के द्वारा या नियंत्रित है, तो वहाँ पर आपकी शिकायत करने का कोई मोल नहीं रह जाता और इस तरह से हमारे अधिकारों का भी कोई मोल नहीं रह जाता है। तो हमें एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली चलाने के लिए, व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, हमें स्वतंत्र समाज की प्राप्ति के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की बहुत आवश्यकता है, जो स्वतंत्र भी हो और निष्पक्ष भी। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा था कि संसद से न्यायपालिका को मुक्त रखा था, स्वतंत्र रखा था। यानी वो अगर कोई संसद के निर्णयों के लिए, संसद के कानूनों के लिए कभी सुनवाई होती है तो कोई भी न्यायपालिका के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। यानी भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। जब प्रश्न उठता है कि क्यों आवश्यक है, तो मैंने अभी बताया आपको कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए उसकी स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करने वाले जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनकी गारंटी, उनकी सुरक्षा तभी प्रदान की जा सकती है जब एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो। तो भारत में ये सब व्यवस्था की गई है। भारतीय इतिहास में अब तक 70, 72, 73 सालों तक अभी तक जितने भी न्यायपालिका के निर्णय आए हैं, बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से उनको सुना जाता है, समझा जाता है। भारतीय न्यायालय की कभी भी अवमानना जो है नहीं होती है और लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अब प्रश्न उठता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का, न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे रहे। तो पहला नुस्खा है कि विधायिका और कार्यपालिका उसके कार्यों में बाधा न पहुंचाए। यानी शासन के जो दो अन्य अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, वो उसके कामों में किसी प्रकार से अड़ंगा ना डालें, उसके निर्णयों के लिए, उसको निर्णय को प्रभावित करने के लिए कोई दबाव ना डालें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ है। सरकार के अंग, सरकार के जो अन्य अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका है, अन्य और बॉडी जो काम कर रही है, वो न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप न करें। यानी न्यायपालिका जो निर्णय ले रही है उसमें ये नहीं कि ऐसे ये निर्णय होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये हमारा व्यक्ति, ऐसे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उनको अपने विवेक, स्वविवेक के आधार पर निर्णय के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। अगला है न्यायाधीश बिना भय के कार्य कर सके। ये भी उसी से संबंधित है कि उनमें कोई ऐसा प्रेशर, ऐसा दबाव, ऐसा भय मुक्त न किया जाए, भय से उनको ग्रसित नहीं किया जाए कि आप बाहर निकलोगे तो आपको ये कर देंगे अगर इसके पक्ष में ऐसे निर्णय दोगे तो। इन सब चीज़ों से, भय से जब मुक्त होते हैं तो फिर न्यायाधीश जो है स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं और वो निर्णय सर्वमान्य होते हैं और जनता के सर्वजन हिताय होते हैं। तो इस प्रकार से ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ये बिंदु बहुत आवश्यक है कि न्यायाधीश भयमुक्त रहें, उनके कामों में हस्तक्षेप ना हो और शासन के अन्य अंग जो है उसके निर्णय को प्रभावित ना करें, ठीक, उसके कार्यों में बाधा ना डालें। लेकिन इसका अर्थ न्यायपालिका की स्वेच्छाचारिता नहीं है। ये नहीं कि न्यायपालिका अब स्वतंत्र हो गई है, स्वेच्छाचारी है, कुछ भी कर सकती है, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। संविधान ने हर एक, कहते हैं ना, शक्ति संतुलन का सिद्धांत बनाया गया कि अगर आपको शक्तियाँ दी गई हैं तो आप पर नियंत्रण भी है। ऐसा नहीं कि कोई भी अंग शासन का बिल्कुल स्वेच्छाचारी हो, सभी संविधान के अंतर्गत है और संविधान हमारे यहाँ सर्वोपरि। तो संविधान से सब बंधे हुए हैं। इस प्रकार से न्यायपालिका पर भी जो नियुक्तियाँ होती हैं, या उनको ऐसा नहीं कि एक वर्ष बाद जो व्यक्ति बैठ गया न्यायाधीश के पद पर उसको हटाया नहीं जा सकता, हटाया भी जा सकता है। तो इसीलिए एक प्रतिकूल बंधन के साथ उनको एक पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। तो चलो अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो न्यायाधीश है वो स्वतंत्र रहते हैं। ऐसी कौन सी व्यवस्था भारतीय संविधान में है कि न्यायाधीश जो है स्वतंत्र रह के कार्य करते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट हैं, उनको हम यहाँ लिखेंगे कि क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसमें विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता, विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, तो फिर ये
प्रकार से उसको प्रभावित नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है कि उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है। उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता, कुछ अपवाद को छोड़कर, अपवाद हर जगह कम नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके अलावा और क्या है? उसके अलावा है न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के लिए विधायिका और कार्यपालिका की स्वीकृति आवश्यक नहीं है ना। न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के लिए न्यायपालिका की स्वीकृति, विधायिका की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। विधायिका की स्वीकृति आवश्यक नहीं। ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है जिससे जो है उनको स्वतंत्रता है कि सबसे पहले तो देखो, चूंकि उनकी जो नियुक्ति होती है न्यायाधीशों की वो राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पर की जाती है। तो उसमें विधायिका को शामिल नहीं करते, इसलिए भी न्यायाधीश जो है स्वतंत्र रूप से काम कर देते हैं और उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता, कुछ अपवाद छोड़कर। अगर कोई न्यायाधीश के प्रति कदाचार सिद्ध होता है तो उसको हटाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। ठीक है। तो उससे पहले उसको नहीं हटाया जा सकता, कार्यकाल कम नहीं किया जा सकता। दूसरा, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, तो ये स्वतंत्र है। उसके अलावा एक चीज और है और वो है कि इनके कार्यों की आलोचना नहीं की जा सकती है। ठीक है। क्या है? नाजायज आलोचना कोई भी नहीं कर सकता। न्यायाधीशों के निर्णयों की नाजायज आलोचना नहीं कर सकते। नाजायज आलोचना नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको दंड का भागी बनाया जाता है। यानी इस पर सिर्फ केवल तभी चर्चा होती है जब उनके प्रति कुछ प्रस्ताव पारित हुए, है ना। इनके कार्यों पर तभी विचार किया जाता है, इनके कार्यों पर तभी विचार होता है जब जो है तभी विचार होता है जब इनके प्रस्ताव किया जाता है ना, प्रस्ताव, इनको हटाने का प्रस्ताव जब लाया जाए, जब इन्हें हटाने कि इनका जो इनकी आलोचना है कभी नहीं की जा सकती। सिर्फ जब इनके कार्यों पर तभी विचार होता है जब इन्हें हटाने का प्रस्ताव, यानी सदन में अगर इनको हटाने के लिए प्रस्ताव अगर आया है तभी इनके कार्यों के, इनके निर्णयों के बारे में चर्चा की जा सकती है, अन्य समय पर नहीं। तो ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो इनको प्रदान की जाती है जिसके माध्यम से निर्भीक होकर, निडर होकर जो है कार्य करते हैं, निष्पक्ष होकर। आगे चलते हैं हम न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, यद्यपि संविधान ने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं कि इनको विधायिका के उससे प्रभाव से मुक्त रखा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन व्यवहार में फिर भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल, राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, ये सब मिलकर जो है इनकी नियुक्ति को प्रभावित करते हैं। किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त करने से पहले ये सब पर विचार किया जाता है कि वो किस प्रकार की विचारधारा वाला है, किस प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में, निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में उसके क्या विचार हैं, क्योंकि उसके दिए गए निर्णय जो है पूरे उसको प्रभावित करते हैं, व्यवस्था को। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। और हम बात करेंगे, ये पहले ये निश्चित हो गया था कि भाई शुरू में कुछ दिनों तक ये रहा कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वही जो है उस पर मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, है ना। वरिष्ठ न्यायाधीश को ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की
नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। लेकिन उसके अलावा 1973 में 1973 में जो है 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 1973 में 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता को ताक पर रखकर जो है A.N. रे इनको जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सदैव वरिष्ठता का सिद्धांत ही रहे, बनाया गया। उनके पीछे सरकार के अपने तर्क थे, अपना मत था। ठीक है, बनाया गया। और इस प्रकार एक और उदाहरण है 1975 में जो है एक और ऐसे ही उदाहरण सामने आया था और न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए M.H. बेग को नियुक्ति की गई। किसको? खन्ना को छोड़कर H.R. खन्ना को छोड़कर, ये वरिष्ठ थे, छोड़कर किसको बनाया गया? इनको बनाया गया। इनका नाम था M.H. बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि अवहेलना नहीं होती नियमों की। हालांकि वरिष्ठता का सिद्धांत चलता है कि भाई जो सीनियर है वही बनेगा, लेकिन कई बार कभी राजनीतिक घनिष्ठता के चलते या कभी और कोई कारण हो सकता है कि सरकार को लगे कि भाई या जो नियुक्त करता कमेटी है उसको लगे कि ये व्यक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश के लिए आवश्यक है या अपरिहार्य है, तो उनकी नियुक्ति की जाती है। ये अपवाद है, हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे। इसी प्रकार से कुछ समय में ऐसी मान्यता बनी थी 1982 से 1998 तक कि भाई जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी ये जो सब नियुक्ति करते हैं, उनके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं वो सलाहकार के रूप में रहेंगे, उनको सलाह देने का काम ही रहेगा, बाकी मानना ना मानना ये सब राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। लेकिन वर्तमान समय में अब एक ऐसी प्रथा चल गई है कि 4 वरिष्ठ और न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, इन सब की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है न्यायाधीशों की। और अब ये है कि ये सलाह इनको मानना आवश्यक है। अब इस सलाह को बाध्यता कर दी गई 98 के बाद कि नहीं, ये सलाह जो वो लोग देंगे वो माननी ही पड़ेगी। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो नियुक्ति होती है उसमें 4 वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ मुख्य न्यायाधीश और इन सब की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने अभी देखी। इसके आगे के भाग में हम आगे चलेंगे और आगे जानेंगे कि न्यायपालिका कैसे निष्पक्ष रूप से जो है कार्य करती है। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को।